गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मेरा टॉपिक है खिलजी वंश। ठीक है, इससे पहले मेरा था गुलाम वंश। हम गुलाम से शुरू किए थे, खिलजी तक आए हैं। इसके बाद तुगलक होगा, फिर सैयद होगा, फिर लोधी होगा, फिर बाबर आएगा। ठीक है, अब ज्यादा क्लास को हम लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, गुलाम वंश का 3 वीडियो बन गया था, इसलिए हम खिलजी वंश को आज तो जल्द ही शॉर्टकट में खत्म कर देंगे। यदि आप लोग को फुल डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। अभी तक हम जितना वीडियो बनाए आप लोग को एक बार भी नहीं बोले कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरा चैनल को। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। आवाज का कोई इशू नहीं होगा आज, लग रहा है 2 माइक लगाए हैं इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए खिलजी वंश, लास्ट जो शासक था आपको याद है अभी तक कौन था? ऐबक के बाद कौन आया था? ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया था। उसका फेमस फेमस शासक का नाम आप याद कर लीजिए। ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, रजिया को याद रखिए, नसरुद्दीन शाह को याद रखिए और बलबन को याद रखिए। ठीक है, और लास्ट में 2 शासक आया था जिसका नाम था कैकुबाद और सफुद्दीन कैमूस। ठीक है, उसको हरा के खिलजी वंश का स्थापना किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, 1290 ईस्वी में। अब देखिए, कोई भी मास्टर आता है पीपीटी चला के ऐसे ऐसे करके आपको बता देता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कंटेंट आपको पता चलेगा कैसे डिटेल्स में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ना, 1290 में खिलजी वंश का स्थापना किया। ठीक है, ये अपने आप को क्रांतिकारी वंश बोलता था ये लोग, क्योंकि ये गुलाम के बाद आया था, ये क्रांतिकारी वंश था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में तो गद्दी पे बैठ गया, लेकिन 1296 में ये मारा गया। ठीक है, इसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसको मार के खुसरो खां मार दिया, फिर खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक मारा, तुगलक वंश का स्थापना किया। ठीक है, लेकिन यही चीज को हम डिटेल्स में समझते हैं। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पे बैठा ना, ये उदार शासक था। ठीक है, ये एकदम इसका दिमाग में क्या था ना कि भाई हम अच्छा मुसलमान है, हम अच्छा ढंग से शासन करेंगे। अच्छा ढंग से शासन करने का मतलब क्या था? जनता से पूछ के काम करना कि जनता तुमको कैसा लग रहा है। देखो वो बोल रहा है, उसको कैसा लग रहा है, इसको कैसा लग रहा है। जनता से पूछ के यदि काम होगा तब तो फिर हो ही गया। आज हम आपसे पूछ के पढ़ाएंगे क्या पढ़ाना है, तो आप बोल दीजिएगा ये पढ़ा वो पढ़ा, तो नहीं होगा। हमको तो लाइन से चलना पड़ेगा आप लोग के लिए। उसी तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ना, ये उदारवादी शासक था। ठीक है, ये उदारता दिखाता था। इसने अपनी राजधानी को किलोखरी में स्थापित किया। ठीक है, किलोखरी अपनी राजधानी बनाया ही, और ये कुछ खास काम नहीं किया था। ठीक है, फिलहाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ना, ये कोई खास काम नहीं किया था। खाली उदारवादी नीतियों के लिए इसको जाना जाता है कि ये अच्छा काम करता था। सारे जनता के बीच में जाना, उससे उसका समाचार पूछना, कैसा है क्या नहीं है, तुमको क्या तकलीफ है, कैसे करना है। मतलब खिलजी वंश में ये थोड़ा सा इसका नाम लिया जाता है बस। खिलजी वंश में यदि कोई फेमस है कैरेक्टर है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, लिख देते हैं इसके बारे में, इसका भतीजा था। शुरू से जब से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सबका बेटिया को फंसा ले रहा है और राजा बन जा रहा है। यहाँ का एक ही रूल है कि बेटी फंसा और राजा बनो। ये भी वही किया, इसका बेटी को फंसा लिया ये, लेकिन इसका भतीजा था। इसका बेटी को फंसा के शादी कर लिया। कजन ब्रदर्स, मामा फुआ चाचा चाची, इसी टाइप को कजन ब्रदर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है आप लोग को। अब देखिए, ये इसका भतीजा था, ये इसको फंसा लिया। अब आपको हम मैप के थ्रू समझाते हैं। ये जगह जो है ना, ये दक्षिण भारत है, साउथ। ठीक है, इधर समझाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। दक्षिण भारत को जीतने के लिए ना, ये अपना भतीजा को भेजा। यही भतीजा इसका। इस तरह चोर था। चोर मतलब क्या? हर कोई देखिए, हर राज दरबार में होता है चोर, तुम नहीं बोल सकते इसको। मतलब सभी कोई सोचता है ना कि जो हमको धन मिला कुछ धन अपने पास रख ले, फिर अपना राजा साहब को दे दे। इसको जब दक्षिण में भेजा गया लूटने के लिए ना, अभी जो प्रयागराज है यहाँ पे, पहले इलाहाबाद था। ठीक है, यहाँ एक नगर था जिसका नाम था मानिकपुर। ठीक है, यहाँ ये रुका था, बताते कैसे। अब दक्षिण भारत में ना उस समय सोना बहुत था। सोना इसलिए दक्षिण भारत में रहा करता था उस समय, क्योंकि दक्षिण भारत में द्रविड़ कल्चर था। द्रविड़ कल्चर और मुसलमान कल्चर थोड़ा एक जगह से मिलता जुलता है कि ये लोग भी कजन ब्रदर्स में शादी होता है। मामा के लड़का से, फुआ का लड़का से, इन लोग में शादी हो जाता है। तो इनका क्या होता है ना कि धन एक ही जगह पे रह जाता है। घर का धन घर में ही रह गया, इसको दे दिया उसको, मतलब बाहर नहीं गया। इसी वजह से जब अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया यहाँ पे,
तो वो बहुत सारा धन लूट लिया। जब ये धन लूट के ले जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो ये मानिकपुर जगह प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद जो था, मानिकपुर में ये रुका। ये सोचा अपना धन को कहीं सल्टा देते हैं। समझे बात हो? तो सल्टाना मतलब क्या, कहीं पे हिसाब किताब लगा देंगे, उसके बाद फिर ये बुढ़ा को हिसाब दे देंगे। ये तो बूढ़ा था ना एक तरह से, ये इसका भतीजा था, ये युद्ध कर रहा है, इसका मतलब चाचा तो थोड़ा तो उम्रदार हो चुका है। ये सोचा उसको पूरा हिसाब नहीं देंगे। जब इसको पूरा हिसाब नहीं देना होगा तो ये सारा पैसा को गबन करना होगा। इसको गबन करने के लिए मानिकपुर में रुका और सारा हिसाब किताब करने लगा। तब तक में ये खबर इसको लग गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का गुप्तचर था, इसको भी पता चल गया अलाउद्दीन को कि कोई मेरा संदेश उसको पहुंचा दिया है। जब वो मानिकपुर पहुंचा ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और 1296 में ये मार दिया अपना चाचा को। चाचा को मार के गद्दी पे बैठ गया। ये तो पुराना रूल था ना कि दामाद बनाइएगा तो भाई आपका सिंहासन छिनाएगा ही। इसको मार के गद्दी पे बैठ गया। अब जलालुद्दीन का कार्यकाल यहां से खत्म, अब इसका खेल खत्म। अब खेल शुरू होगा भतीजा का। ठीक है, अब भतीजा का खेल देखिए क्या क्या होता है। ये जो था ना भतीजा इसका, ये बहुत तेज तराक दिमाग का था। ये बोला खलीफा से हम खलियत नहीं लेने जाएंगे। ये अपने आप को ना अलग रूल का मानता था। ये आपको तो हम ऐबक वंश के समय ही पढ़ाए थे इसके बारे में कि कुतुब मीनार जब वो बना रहा था ना, उसके सामने भी अपना एक अलाई मीनार बनाने का बात किया था। ठीक है, इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, उसको बोला था, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। इसका कहना क्या था ना कि हम जो करें सब बेहतर करें, हमसे कोई बेहतर नहीं। इसमें लड़की वाला लक्षण था कि हम जो पहन लिए अब कोई ना पहने, हम जो कर लिए कोई ना करे। इसलिए लड़का लोग में तो ऐसा लक्षण नहीं है। अब हम ही लोग को देख लीजिए, एक कपड़ा पहने 10 को शादी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन लड़की ऐसा नहीं ना करेगी भाई। तुम लोग तो जान रहा होगा ये सब क्लियरली। ये क्या सोचता था, हम जो काम करें वो हम ही अकेले करें। जब कुतुब मीनार बन रहा था उसके सामने ये अलाई मीनार बनाने के लिए बोला, तो लेकिन अब ये अपना काम किसको दे दिया, मलिक काफूर को। वो क्या था, एक सेनापति था। अब सेनापति को यदि आप कोई काम दीजिएगा तो वो क्या काम कर पाएगा, आप ही बोलिए। वो थोड़ी ना कोई आर्किटेक्ट है जो बढ़िया काम करेगा। वो क्या किया ना, नीचे से जो दीवार बना रहा था ना, इमारत ने नीचे में ही उसका पतला कर दिया। वो जब ये नीचे से ही मान लीजिए कोई इमारत बन रहा है, कुतुब मीनार ऐसे 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 करके ऊपर में जाके पतला हुआ। ठीक है, 1 मीनार, 2 मीनार, 3 मीनार, 4 मीनार। लेकिन इसका मीनार क्या हुआ ना, ये ऐसे कर दिया तुरंत ही, मतलब नीचे में ही ना ये ऐसे करके पतला बना दिया, ऐसे करके मीनार। तो लास्ट में क्या किया, इसको बंद करके इसको अलाई मीनार बना नाम दे दिया गया। लेकिन ये बहुत चतुर था। ये क्या बोला कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो था ना, वो कौन बनवाया था, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इल्तुतमिश बनवाया था। बोला कि ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनाया था, ऐबक बनवाया। तो ये बोला कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तो हम नहीं बनवाए हैं, उसके सामने एक काम करो ना, पूरा घेर दो ऐसे ऐसे करके, पार्क रोड बना दो, सामने गेट बनवा दो। ठीक है, इसका नाम दे दो अलाई दरवाजा। कोई भी देखने आएगा कोई भी चीज को, पहले तो दरवाजा पे ना विजिट करेगा। अब कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का आगे अलाई दरवाजा बनवा दिया। सब अपना फिराक में रहता था, एक खाली अलाई दरवाजा बना दिया। तब नाम किसका हुआ, कोई भी चीज घर देखने से पहले लोग दरवाजा देखता है। अब बस ये फेमस हो गया। ये इतना अथी हो गया धर्म के प्रति ना, ये लास्ट में बोलने लगा ना कि हम धर्म बदलेंगे। बदलेंगे क्या, हम नया धर्म चलाएंगे। तो इसका जो मौलवी लोग था, मौलाना लोग को समझाया कि नहीं अलाउद्दीन, ये तुम गलत कर रहा है। तो ये मौलवी का भी बात नहीं माना। ये क्या कर रहा है जानते हैं, ये बोला ठीक है जनमत संग्रह करवा लेते हैं। अगर वो लोग गलत बोल देगा जनता तो, लेकिन इसको मौलवी बोला था कि जनता तुम्हारा विरोध में खड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो जब संग्रह करवाया तो बोला ठीक है, जब जनता को ये इच्छा नहीं है तो ठीक है, तब प्लान कैंसिल। अब जनमत संग्रह का प्लान पता चल गया इसको कि नहीं, नया धर्म नहीं चला सकता है। ये इतना शक्कर मुसलमान था, ये खलीफा को खलियत तो दे दिया, मतलब खलीफा से खलियत नहीं लिया, खलीफा को मान लिया कि आप भाई खलीफा है। ये चाहता खलियत लेता, वो बहुत दबाव में आया तब लिया ये जाके। ठीक है, ये अपना धर्म चलाने के फिराक में था, जो चला नहीं पाया। लेकिन बहुत सारा काम ये अच्छा अच्छा किया। देखिए उसके बताते हैं अच्छा अच्छा काम में क्या किया। ये कुछ काम है इसका, पहले यहां से बात करेंगे हम। ये 4 प्रकार का कर लगाया था, जजिया कर, जकात, खराज, खुम्ब। अब लिखते जाइए। ये जजिया कर जो होता है ना, गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है, मतलब हिंदू पे लगेगा। जकात, ये जकात जो है ना, ये लगाया जाता है मुसलमान का, मुसलमान पर। ठीक है, मुसलमानों पर।
उसका इनकम पर, मतलब क्या बोले, एक तरह से बोलिए तो इसको इनकम टैक्स है, अभी भी दिया जा रहा है मुसलमान द्वारा, ठीक है। ये खराज है, ठीक है। मतलब क्या, अभी भी मुसलमान इसलिए बोले देता है कि कोई भी पर्व त्योहार में जब भी होगा ना, जैसे कि अभी क्या होता है, रमजान एक पवित्र महीना है, उसमें ये लोग अपना पैसा काट के देगा ही उसमें। क्या कि देखिए, इस धर्म में क्या होता है ना, कुछ भी मस्जिद वस्जिद का निर्माण करना जब भी होता है ना, तो ये लोग अपना मन से, मतलब अपना ही कम्युनिटी में चंदा इकट्ठा करके वो सब काम कर लेता है। इसीलिए ये लोग जकात को मुसलमान पे लगाया था, ताकि ये लोग, और खराज जो है ना, ये भूमि पे टैक्स लिया जाता है मुसलमानों से, ठीक है, भूमि जो उसका पास है। अब खुम्ब जो क्या चीज है ना, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को बता दिए, जजिया बता दिए, जकात बता दिए, जजिया हो गया गैर मुसलमानों पर, जकात बता दिए उसका इनकम टैक्स है मुसलमानों का, और खराज भी बता दिए आपको, ठीक है, उसका लैंड भूमि पे लिया जाता है मुसलमानों से। 4 प्रकार का कर के बारे में बात कर लिए, अब लास्ट बचा खुम्ब। ये क्या होता था ना, सैनिकों पे लिया जाता था। सैनिक लोग जो होता था ना, वो लोग क्या करता था कि लूटता था जाके। मान लो कोई सैनिक उस देश में चला गया, कोई इधर देश में चला गया, सैनिक जो लूटपाट जो करता था ना, उस पर 3/4 कर दिया। भाई अगर तुम 100 रुपया कहीं से लूट के लाएगा ना, तो हम 75 रुपया तुमसे ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर 100 रुपया सैनिक कहीं से चोरी करेगा, तो इसको देना पड़ेगा 75 रुपया राजा साहब को। अगर 100 गाय चोरी करके लाएगा, तो 75 गाय राजा रख लेगा। तो इन लोग को ना गाय से भी पूछना पड़ता था, और सब गाय कहाँ है, जल्दी दो, ज्यादा तो हम लोग को मिलेगा नहीं, चोरी ज्यादा से ज्यादा कर सके, इसके लिए इन लोग हिसाब किताब लगाया था। अब इसके अलावा इसके क्या क्या घोषणा किया था, देखिए दिखा देते हैं आपको। खुम्स हो गया, खराज हो गया, जकात हो गया, ये सब कर तो हो गया। ये 4 प्रकार का घोषणा भी किया था, ठीक है, यहां लिख के रखें, आपको क्लियर कर देते हैं। 4 प्रकार घोषणा, ये घोषणा इसको इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि ये जब शासक बना था ना, सारा चीज ना चालीसा दल के हाथों में था उस समय। अब बलबन आया तो चालीसा दल को खत्म कर दिया, तो सारा सिस्टम तो बिगड़ गया था, इसलिए इसको ये 4 बार घोषणा किया गया। ये अपने से एक अस्थायी गुप्तचर विभाग बनाया, ठीक है, मतलब कोई भी देश का हिसाब किताब को देखने के लिए गुप्तचर चाहिए ना, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए अस्थायी गुप्तचर विभाग का स्थापना किया है। फिर क्या किया ये लोग, खालसा भूमि। खालसा भूमि कौन सा भूमि होता है पता है? खालसा भूमि को हम लोग साधारण भाषा में सरकारी भूमि बोलते हैं। इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ था कि हम लोग तो आपको बताए थे कि पेमेंट ही लोग देता नहीं था, इक्तेदारी देता था, मतलब जो उसका रिश्तेदार सब था ना, इल्तुतमिश का, जिसको इसका हेड बनाया गया था, तो वो क्या करता था, अपना जो रिश्तेदार था उसको ज्यादा भूमि दे दिया था, तो सारा भूमि तो दान में चला गया था ना, किसी एक पार्टी के पास, किसी के पास 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा। तो ये जब आया ना, बोला नहीं, दान दिया हुआ भूमि को सबको खालसा भूमि घोषित हम करते हैं, समझ रहे हैं बात हो। तो खालसा भूमि घोषित कर दिया, सबको ले लिया। जैसे कि अभी सरकार क्या बोल रहा है, वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहा है ना। वक्फ बोर्ड क्या है आप तो समझ रहे हैं, कोई भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में चला जा रहा है। वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोग को एक दिन हम पूरा वीडियो में समझाएंगे वक्फ बोर्ड क्या है, ठीक है। वक्फ सोच लीजिए, मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, अरब में नहीं है, पर भारत में वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड के बाद ना अभी फिलहाल रेलवे, डिफेंस के बाद सबसे तीसरा ज्यादा भूमि है ना वक्फ के पास है। अब वक्फ बोर्ड के बारे में एक दिन हम वीडियो बनाएंगे, तो आपको क्लियर बताएंगे वक्फ बोर्ड है क्या। मुसलमान द्वारा बनाया गया एक बोर्ड है, जिसमें किसी भी संपत्ति को बोलता है मेरा संपत्ति है, किसी को दान देना होगा मेरा संपत्ति, तो कोई अधिकार नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको हम डिटेल्स बताएंगे एक दिन। भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्थान उसी के पास है, इतना दान किया हुआ, उसी टाइप का खालसा भूमि था ये बोला नहीं, अब जितना भी भूमि है ना, उस सरकारी भूमि हो गया, सबको अपना अपना वापस कीजिए। यहां तक कि बड़ा बड़ा मौलवी से भी वापस ले लिया, निजामुद्दीन औलिया, आपको बताएंगे, बड़ा बड़ा औलिया लोग से भी वापस लिया है। कोई भी राज तबाह हुआ है, या तो लड़कीबाजी का चक्कर में, या दारू नशा, ये मदपान पे निषेध कर दिया। मदपान निषेध, वही मदपान निषेध जो बिहार में है।
पहले क्या होता था पता है ना, बिहार में कोई भी रात में पी के आता था, घर वाले को मारता था, पीटता था, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब कर सकता है कोई क्या बिहार में भी? यदि कोई दारू पी के आएगा, तुरंत पुलिस कॉल होगा सर, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी टाइप का ये व्यवस्था किया था कि भाई अब मदपान निषेध है, अब कोई उस सब हिसाब किताब में नहीं जा सकता है। मदपान करेगा तब ना इधर उधर आदमी जाता है, इसीलिए मदपान पे ही ये विरोध किया। ठीक है, मदपान हो गया, खालसा भूमि हो गया। एक मिनट, ठीक है। और छोटा छोटा जो त्योहार था ना, ये अशोक से सीखा था। ठीक है, छोटा छोटा त्योहार पे प्रतिबंध लगा दिया, ये अशोक भी करता था, छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध लगा दिया। प्लस अमीर लोगों से मिलने पे प्रतिबंध। प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये चार को जो घोषणा था ना, इसी का किया हुआ था। अस्थायी गुप्तचर विभाग का स्थापना, खालसा भूमि बता दिए आपको, मद्यपान निषेध बता दिए, छोटे त्योहार बता दिए। ठीक है, अब देखिए, ये अपने आप को ना, जो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका नाम बचपन का बता दिए आपको, अली एवं गुस्सप्पा नाम था इसका। ठीक है, ये अपने आप को ना सिकंदर ए सानी का उपाधि लिया था। ये सिकंदर ए सिकंदर ए सानी को उपाधि इसलिए लिया था क्योंकि ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर बोलता था। वो भी विश्व विजेता था, ये अपना भारत विजेता मानता था। ये भी विश्व विजेता अभियान चलाया था, इसे बताते हैं। देखिए, दक्षिण भारत को लूटने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ये मलिक काफूर का नाम है हजार दिनारी, इसका नाम हजार दिनारी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं आपको। गुजरात विजय अभियान में जब गया था ना अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय ना मलिक काफूर को ये खरीदा था। उस समय दास खरीदा जाता था। ठीक है, इसके कार्य में दास विभाग भी था, दास विभाग का भी स्थापना किया था। उस समय ना शुरू शुरू में ना दास प्रथा बहुत चरमोत्कर्ष पे था, मतलब दास का खरीद बिक्री भी उस समय हुआ करता था। तो ये दास खरीदा था हजार दिनार दे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हजार दिनारी। लेकिन ये जो दास जो था ना, ये बहुत ताकतवर था उस समय। मलिक काफूर जो था ना, हिजड़ा था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर आप लोग। ये ट्रांसजेंडर था, लेकिन ये ताकतवर बहुत था। ये तलवारबाजी एकदम सट सट एकदम पूरा हिसाब किताब में था। तो राजा इसको जब देखा ना गुजरात में, तो बोला इसको हम ले जाते हैं। पहले तो ट्रांसजेंडर लोग को ना, राजा लोग, देखिए ये लोग खुद खराब रहेगा तब ना आप दूसरे के बारे में फीलिंग आता था। तो रानी के पास ना ट्रांसजेंडर लोग को रखा जाता था, ताकि ये लोग रानी का रक्षा भी कर सके और रानी सेफ रहे। इसीलिए मलिक काफूर को ले गया था। लेकिन मलिक काफूर जो था ना, बहुत ताकतवर था। तो राजा एक बार में देखा, उसको समझ गया। वो बोला कि नहीं, इसको एक काम करो, ट्रेनिंग दो। इसको ट्रेनिंग देने के बाद इसको सेनापति बना दिया ये अपना, और इसको दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। ये जीत भी गया। ठीक है, ये दक्षिण भारत जीता, इसका 4 गो सेनापति था, सबको अलग अलग भार दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के इसीलिए अपने आप को सिकंदर सानी का उपाधि लिया था। ठीक है, एक कहानी के अनुसार इसको भी प्यार हुआ था। ठीक है, बताते हैं कैसे। सिकंदर सानी की उपाधि तक तो उस समय का सबसे खूंखार शासक ये भी था। ठीक है, ये अपने आप को तो जो समझता था ना, इसके समय में ना 3 बार 6 बार टोटल, ठीक है, टोटल 6 बार इसके समय मंगोलों का आक्रमण को विफल किया। ठीक है, लेकिन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा था एक, इसके ऊपर फिल्म भी बन गया, चित्तौड़ का राजा। राजा रतन सिंह। ठीक है, रानी का नाम था पद्मावती। जो रानी जो थी ना पद्मावती, 1303 का बात चल रहा है। ठीक है, एक किताब है राइटर का, मलिक मोहम्मद जैसी, आप पढ़े होंगे उसके बारे में। मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जो था ना, एक किताब लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। सोच लीजिए, ये किताब लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत। हमको ये नहीं, ये लिखा था 1540 में। अब देख लीजिए, 1303 1540, करीबन 200 प्लस साल के बाद इसको इतना बात कैसे पता चल गया कि इसको इससे प्रेम हो गया था। ये सोचने वाला बात है। इतिहास में इसके लिए विवाद भी है
कि ये कुछ मनगढ़ंत कहानी का बात करता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जो लिखा है ना कहानी पद्मावत, उसके ऊपर बुक भी तो तैयार हो गया थी, फिल्म बना है, बुक लिखा गया, बहुत तरह बात है, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिक कोई भी इतिहासकार ये प्रमाण नहीं दे पाया कि ये क्या बुक में जो दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी गया था वहां पे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए, उसने रानी पद्मावती को देखा, उसके सुंदर से मोहित होकर उसको प्रेम हो गया, इसके चक्कर में ये इस पे आक्रमण किया, इसको मार दिया, ये जौहर कर ली, ठीक है, ये जौहर की कहानी है। लेकिन 200 साल के बाद क्या होगा वो कैसे पता चलेगा किसी भी इतिहासकार को, ये बहुत बड़ा बात है सोचने का। लेकिन जिस तरह से कहानी है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब 1540 में ये लिखा है, सोचिए 1303 का बात। अब ये जो पद्मावत है कहानी, पद्मावत में बताया गया है कि रानी जो है ना वो इससे नफरत करती है, ये नहीं कि जोधा अकबर की तरह इसको प्रेम हो गया था, वो नहीं हुआ यहाँ पे। 1303 ईस्वी में ये आक्रमण करता, भी सुनिए, राजा रतन सिंह बहुत ताकतवर था, ठीक है। थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आज को, चलिए ठीक है। ये क्या हुआ, आक्रमण किया, राजा रतन सिंह को पीछे से वार किया, उस कहानी के अंदर पीछे से वार करके इसको मार दिया, ठीक है। जब रतन सिंह मर गया तो रानी जो उस समय क्या करती थी ना, एगो अग्नि कुंड ऐसे करके बनाती थी और उसमें जौहर कर लेती थी, मर के प्राण त्याग देती थी, ठीक है। ये कहानी पद्मावत का खत्म हो गया। अब राजा के बारे में फिर से बात करते हैं, क्या क्या नया नियम लाया था। ये मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, ठीक है, मूल नियंत्रण प्रणाली, मूल नियंत्रण प्रणाली। ये क्या होता है ना कि कोई भी बाजार होता है ना, वहां सबसे पहले एक गद्दी रहा करता है, जैसे आप बिहार में ले लीजिए, पटना में ले लीजिए, मुसल्लेपुर हाट रही, बंगाल में ले लीजिए कलकत्ता, दिल्ली में ले लीजिए दिल्ली का थी जामा मस्जिद, इस सब जगह पे क्या होता है ना कि गद्दी रहता है, ठीक है। वहां पे बड़ा बड़ा ट्रक लगता है, वहां सारा माल उतराया जाता है, जब माल सब पूरा उतर जाता है उस सब जगह पे, तो वो लोग रेट तय करता है, छोटे व्यापारी को देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये बात जानता था कि अगर ये लोग एक ग्रुप बना लेगा, मान लीजिए कोई सामान का कीमत यदि 50 रुपया है, अगर ये लोग सब मिलके एक बार ग्रुप बना ले कि भाई हम इसको 150 में बेचेंगे, तो आम जनता को तो दिक्कत होगा, उसको तो लेना पड़ेगा उतना ही रेट में। इसलिए मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया और वहां पे एक विभाग का स्थापना भी किया ताकि इसके ऊपर ना लगाम लगाया जा सके, ठीक है। ये इसका मुख्य काम था, मूल नियंत्रण प्रणाली लागू करना। और मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया था बाजार पे नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये किया था क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किया था गरीब को देने के लिए ना, गरीब कल्याण विभाग का स्थापना किया था कि गरीब को भाई कम रेट में सामान हम दे देंगे, गरीब के लिए अलग विभाग था, इसके लिए अलग। ये घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने का भी काम किया था, घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखवाया था इसने। होता क्या था ना उस समय कि किसी का घोड़ा, किसी सैनिक का घोड़ा है, ठीक है, वो एकदम उसको अच्छा से रखा है, दूसरा विभाग का सैनिक उसको युद्ध के समय लेके जा रहा है, इसीलिए ये क्या बोला, नहीं घोड़ा दागो। घोड़ा दागना होता क्या था कि मतलब घोड़ा पे यदि कोई भी निशान हम देंगे ना तो वो तो हट जाएगा, उसका बाल बड़ा हो जाएगा, तो कोई भी चीज गर्म करके छड़ उसको मार दिया जाता था, समझ रहे हैं। तो उसको तो लगता तो होगा घोड़ा को, लेकिन जो भी रहे, घोड़ा दागने के। और सैनिक का हुलिया मतलब क्या, सैनिक अगर युद्ध करने जाएगा ना तो एक ड्रेस में हो जाएगा, बिना ड्रेस का सैनिक अब जा नहीं सकता युद्ध करने के लिए। ये नहीं कि सैनिक घूर फिर के जा रहा है, चलो रे युद्ध करते हैं चलो हो, वो सब नहीं, एक बाकायदे फॉर्मल ड्रेस जो भी है उसका, काबा कोट जैकेट पहन के अपना युद्ध करने जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सिस्टम में चेंज करने का बात आ रहा था, इधर सैनिक का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने का, जिस बटालियन का ये सैनिक था उसी बटालियन का घोड़ा रहेगा, उसका अलग से फरमान दिया जाएगा, ये किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो चालू किया था ना, उसमें एक हिसाब किताब बैठाया था जो बहुत ही खतरनाक नियम था। ये बोला कि अगर व्यापारी कोई बेईमानी करेगा ना, मान लीजिए जैसे अभी जो बेईमानी अगर होता है, ये राशनिंग का व्यवस्था भी किया था, अगर 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, अगर कोई व्यापारी 1 केजी अगर हम लेने गए, अगर हमको 900 ग्राम तौल के दे दिया वो, ठीक है,
तो हम अभी कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन उस समय बोला अगर कोई व्यापारी 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम आपको तौल के देगा तो 100 ग्राम जो कमेगा ना उसका मांस काट के उससे वसूला जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर कोई दुकानदार बेईमानी किया, मान लीजिए हम 1 किलो का जगह पे आपको 900 ग्राम दे दिए, तो मेरा शरीर से मांस काट के आपको दिया जाएगा अगर हम पकड़ा गए तो। इस तरह का ही हिसाब किताब बैठा के रखा था उस समय में ना। ये अपने आप को अलग लेवल का क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल किया था, समझ के रखा था, जो बहुत सारा नियम लाया था, बहुत सारा विभाग का स्थापना किया। इसको इसका जो फॉलोवर्स था ना उस समय, इसके बाद जो शासक आया तुगलक वंश ने इसको फॉलो किया, इसका नियम को जो जो लाया था। ठीक है। आज हम सोच रहे हैं ना कि क्लास ज्यादा लंबा ना करें, एक ही क्लास में पूरा ना खिलजी वंश समाप्त कर दें और कल को आप लोग को पढ़ाएंगे हम तुगलक वंश। ठीक है। इसका तो 1290 से लेकर खिलजी वंश चला था 1320 तक। मतलब ये जो आया था ना, ये वंश जो आया था, ये एकदम T20 खेलने आया था। मतलब फटाफट मार रहा है, पीट रहा है सबको, और ये बहुत डेंजर आदमी था। इसको गुस्सा बहुत था। आप देखे होंगे कुछ बात पर तुरंत चटाचट, मतलब कुछ बर्दाश्त नहीं। देखे होंगे बहुत लोग भीड़ भाड़ में क्या करता नहीं है, एकदम जिसका खून खोल जाता है, एकदम चटाचट मारना चालू, उस टाइप का था ये। कुछ हुआ ले भाई मार। T20 खेलने आया था, 90 में आया, 30 में चला गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, ये 1290 से 1296 तक रहा। इसके बाद आया अलाउद्दीन, ये 1296 से 1316 तक रहा। यहां तक तो क्लियर है आप लोग का। इसके बाद आता है इसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, एकदम बेकार शासक, बेकार शासक। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस लिख नहीं सकते इसको। ठीक है, ये एकदम क्या बोलेंगे इसको, रंगीला टाइप का आदमी था एकदम। मतलब रंगीला उस टाइप का रंगीला बादशाह नहीं था, मतलब दूसरा टाइप का था। ये नग्न स्त्री को पसंद करता था, और कभी कभी ना स्त्री का कपड़ा पहन के दौड़े दौड़े दरबार में आ जाता था। कभी स्त्री का कपड़ा पहन के, मतलब अजीब टाइप का इसका बिहेवियर था। इसका जो सेनापति था ना खुसरो खां, ये समझ चुका था इसमें दम नहीं है। उसमें वजीर था ये खुसरो खां, इसका सेनापति। इसका सेनापति ही इसको मार दिया 20 में। 16 में बना शासक, 1316 में शासक बना। इस शासन में कोई खास अच्छा काम नहीं किया, और 1320 में खुसरो खां इसको मार दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को खुसरो खां मार दिया। अब खुसरो खां इसको मारा ना, अब राजा कौन बनेगा? 1320 में ही इसको मारा। ठीक है, 1320 में खुसरो खां इसको मार दिया। जब राजा का सिंहासन सेनापति इसको मार रहा है तो सिंहासन तो ऐसे कमजोर हो गया है। अब खुसरो खां को कौन मारा जानते हैं? गाजी मलिक। गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक इसको मारकर गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से तुगलक वंश का स्थापना किया और गद्दी पे बैठा। वंश का स्थापना किया। ठीक है, अब इसको मार दिया गाजी मलिक तुगलक गाजी, इसको मार के तुगलक वंश का स्थापना किया 1320 ईस्वी में। ठीक है, इसका शासन थोड़ा लंबा चला। एक जियाउद्दीन बर्नी जो नामक आदमी था ना, मतलब क्या बोले इतिहासकार, वो तारीख फिरोज शाही लिखा है जिसमें खिलजी वंश के बारे में, स्थापना के बारे में डिटेल्स में बात किया गया है। अब हो गया स्थापना तुगलक वंश का। एक क्लास में हम पूरा पूरी खिलजी वंश खत्म कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, कल हम लेके आएंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का स्थापना कौन किया, इसके बाद फिर तो सैयद वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा,
फिर लोधी का बाबर आएगा, सारा चीज हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद।